बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद है और खास इसलिए कि वो इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम रखते हैं और अपने सेक्टर में भी काफी समय से काम कर रहे हैं। मिस्टर वाइम सर, थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। सर, अगर शुरुआत करें, आप काफी समय से इंडस्ट्री में हैं, काफी एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं आप इस समय में, और आप इस समय L&T फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप 2 साल से उस कंपनी में लीडरशिप पोजीशन पे है और कंपनी ने काफी ज्यादा ग्रो किया है। उस दौरान किस तरह से देख रहे हैं पूरा पोजीशन जो आपने ग्रो किया है, लीडरशिप किस तरह की रही है? हमें एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बनाना है, तो उसके हमने एक विजन तैयार की पहली, और उसके बाद में मेरा काम तो बहुत ही सिंपल है। मेरा काम है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे ये बिजनेसेस देखते हैं, उनका सक्सेस कैसा हो, उन्हें सक्सेसफुल बनाना, यही मेरा काम है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे compete कर रहा है, मैं उनसे compete कर रहा हूँ, ये तो मेरी स्टाइल है ही नहीं। तो जो यहाँ पे ये तो पीपल ओरिएंटेड बिजनेस है और कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी अच्छी चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं और अच्छे लोग आपको ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद में उनको सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, उनको स्पेस कैसे दिया जाए और सारी चीज़ों में उन्हें इन्वॉल्व कैसा किया जाए, और जितना हो सके उतना फ्रीडम देना और उनकी खुशी में अपनी खुशी समझना, ये मेरे ख्याल में लीडरशिप की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ज़्यादातर के मैं यही काम करता हूँ। सर, आई थिंक इट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने कहा कि आपका काम बहुत आसान है, बट मुझे लगता है कि लीडर पोजीशन पे जो होता है उसको सबको साथ में लेके चलना होता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरीबडी। और आपके साथ में खास करके इतनी सारी कंपनीज हैं एंड इतनी सारी सब्सिडीज कंपनीज हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इंफ्रा फाइनेंस एक्सेट्रा, तो उन सब के लीडर्स के लिए क्या सक्सेस मंत्र आपकी तरफ से था? जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं उन्हें कुछ हासिल करने की इच्छा होती है, यानी मुझे कुछ करके दिखाना है। अगर जब करके दिखाना है, ये जो चीज़ है, ये एम्बिशन है, ये पैशन है, ये कमिटमेंट है, और ये एम्बिशन, पैशन, कमिटमेंट नर्चर करना, यही सबसे बड़ी बात है। अगर उन्हें आप कर्व करेंगे, उनका एंथुजियाज्म कम करेंगे, तो उनकी कमिटमेंट लेवल कम होती है। अगर आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे, पहले की जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे आदमी चुन के लेना चाहिए, यानी उनकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट होनी चाहिए और वो कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए। उसके बाद में हर चीज़ में अगर आप उन्हें क्वेश्चन करेंगे और इंटरफियर करेंगे तो वो पसंद नहीं करते आजकल। और ये यंग टीम है, इन्हें बहुत कुछ करके दिखाने की महत्वाकांक्षा है, और ये मेरा काम यही है कि ये फैसिलिटेट करना और ऐसे आदमी चुनना जिनमें एनर्जी है और वो एनर्जी अच्छी तरह से चैनल करना, ये काम है। ये एम्पावरमेंट से होता है। ये कल्चर आप जो करते हैं कंपनी में तैयार, उससे ये करता है। HR बहुत इसमें महत्वपूर्ण है, यानी आप उनको कैसे डेवलप करते हैं, कैसे स्पेस देते हैं। आई थिंक दैट्स द मेन अच्छा काम, सबसे बड़ा काम यही होता है लीडरशिप के लिए। बट सर, L&T फाइनेंस होल्डिंग के अंडर आपकी वेरियस सब्सिडरीज है, आपको हर एक सब्सिडरी के लिए एक अच्छा लीडर, और ये सारी जो क्वालिटीज आपने बताई वो लीडर्स में होनी चाहिए। इसके आप 2 या 3 क्वालिटीज अगर हमारे दर्शकों को गिना सके कि क्या 2 से 3 क्वालिटीज आप किसी भी लीडर में देखते हैं, अगर आपको कोई भी एक कंपनी, आपकी एक सब्सिडरी के लिए लीडर चूज करना हो? पहली बात तो ये हम देखते हैं कि उनकी इंटेग्रिटी कैसी है। दूसरी बात यह है उनकी कमिटमेंट क्या है, यानी they must have some energy and they must have enthusiasm to do something, achieve something, so that passion must be also there, and after that passion, this is a completely people oriented business, I'm saying again, and therefore what is their ability to manage people. Ultimately that is what is important. Collect good people, nurture good people, manage good people, that will give you the results. So ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो उनकी इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी बात उनमें पैशन, एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरी बात उनकी पीपल ओरिएंटेशन अच्छी होनी चाहिए। सो बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, आपसे एक चीज़ थोड़ी सी जानना चाहूँगा ऑन द लीडरशिप फ्रंट अगेन। डू यू बिलीव कि आगे चलकर यूथ जो है इंडिया का, या नॉट ओनली L&T फाइनेंस होल्डिंग, L&T फाइनेंस होल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ अ मेजर इंडिया, बट यूथ विल लीड? Of course it will lead. There is no doubt at all. I think what youth needs today is some kind of a direction from, I think elders need to understand their role very well. If they, every day if they think that we are only going to manage forever, that's not going to work. So I think
you need to make sure that you channelize the energies of youth properly. And that is the only thing which you need to do. And they will do wonders because अच्छे आदमी हैं, बहुत सारी इंडिया में टैलेंट है, काफ़ी टैलेंट है और ये फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी टैलेंट है. तो इनको अच्छी तरह से चैनलाइज करना. और एक सबसे अच्छी बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके जो वीकनेसेस है आप उन्होंने अकेले में बताइए, वन ऑन वन बेसिस पे बताइए, सबके सामने बताइए. और उनकी जो स्ट्रेंथ्स है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको सबके सामने बताइए. आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग इज इमोशनल, सेंटिमेंटल. थिंक यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कैप्चर दैट वेरी वेल. आई थिंक दैट लास्ट पार्ट जो आपने कही वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में आपसे बातचीत जारी रखेंगे. तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फ़ायदा. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वाई.एम. देवसली सर. थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस अगेन. बट सर अगर यहाँ से आपके फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो L&T फाइनेंस होल्डिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी 3 to 5 years डाउन द लाइन? वेयर डू यू सी द कंपनी एज द लीडर ऑफ द कंपनी? हम एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया, पिछले 5-6 सालों में हमने बहुत सारे बिजनेसेस में कदम रखे हैं. पहले एक खाली इक्विपमेंट फाइनेंसिंग कंपनी थी, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी चालू किया और बाकी सारे बिजनेसेस उसमें ऐड हो गए. नए प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और इसके लिए टैलेंट बाहर से लेके आए हैं. और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि ये जो लोग आए हैं ये कुछ कर दिखाने के लिए आए हैं और उनकी खुद की एक विजन है और उसके लिए वो काम कर रहे हैं, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ ये काम कर रहे हैं. तो अभी ये कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस हमें बनाना है. हमारी विजन है कि फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस, ये पहली बात ये है कि ये बिजनेस शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है. ये पूरा लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये परपेचुअल बिजनेस होना चाहिए. तो विजन ये है कि ये सेंचुरीज तक चलता रहे. लोगों के मन में उनके ऊपर विश्वास हो और विश्वास के साथ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग सारे क्षेत्र में हम काम करें. तो इसका नेचुरल प्रोग्रेशन आपको मालूम है. ये लेंडिंग का जो बिज़नेस हमने चालू किया और उसको जोड़ दिया पिछले 5-6 सालों में, तो नेचुरल प्रोग्रेशन तो बैंक है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी. मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या होगा आगे जाके, लेकिन जो पोर्टफोलियो हमने बिल्ड किया है वो इसी हिसाब से किया है कि इसे अच्छी तरह से सीमलेसली बैंक में ट्रांसफ़र किया जाए. तो आगे अगर आप देखेंगे आगे 5-6 सालों में एक अच्छी बैंक बनाना, एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी बनाना और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस बनाना, तो ये अगले 5-6 सालों में हम काम करेंगे. बिल्कुल सर, वी ऑलवेज शो. बट सर चूंकि आपने बैंक्स की बात की, एक नेचुरल प्रोग्रेस है फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी टू अ बैंक. रिजर्व बैंक की जो क्लैरिफिकेशंस आई हैं उसके बाद L&T की तरफ से क्या प्लान्स हैं उसमें? विल यू बी अप्लाइंग और किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, जो आपका होल्डिंग स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा? देखिए, स्ट्रक्चर के ऊपर अभी काम चल रहा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा अभी बता नहीं सकता हूँ. लेकिन जो क्लैरिफिकेशंस आए हैं वो क्लैरिफिकेशन उन्होंने पहले जो गाइडलाइंस अनाउंस की थी उसके हिसाब से वही उसी लाइन पे है. उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है हमारे लिए, तो उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है. और हमने काफ़ी उसके ऊपर प्रिपरेशन पहले किया था, तो अभी तैयारी चल रही है और अप्लाई तो करेंगे. अभी बाकी देखा जाएगा क्या होगा आगे. तो एप्लीकेशन की तैयारी अभी जारी है और पिछले अगले 5-6 महीनों इसका काम होता रहेगा, क्योंकि पता नहीं पहला लाइसेंस कब देंगे, RBI का कितने महीने लेंगे, लेकिन हमारी तैयारी जोर से चालू है. डेफिनेटली सर. तो मूविंग ऑन टू अदर बिजनेसेस, खास करके पिछले कुछ 2-3 सालों में एग्रेसिवली जो बिजनेस बिल्ड किया है आपने, कई सारे एक्विजिशंस किए हैं, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस. दो लाइफ इंश्योरेंस पेरेंट के अंडर आता है बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस. लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, होम फाइनेंस, आपने काफ़ी सारे टेक ओवर्स किए हैं. गोइंग फॉरवर्ड क्या हम कंसोलिडेशन देखेंगे इन सभी बिजनेसेस का, कि कुछ एक और एक्विजिशंस हो सकते हैं? देखिए, ये जो हमने एक्विजिशंस किए हैं उसकी एक स्ट्रेटेजी है.
पहले जैसे मैंने बताया कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बनाना है, यानी कस्टमर को एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस देना। बिल्कुल। अगर कस्टमर हमारे पास आए तो उसकी लेंडिंग की रिक्वायरमेंट तो हम ज़रूर पूरी करेंगे, उसके साथ में उनसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट देना और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी ऑफर करना, और उसके साथ में डिपॉजिट्स और सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी। काइंड ऑफ वन स्टॉप शॉप। क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस है, तो ये होलिस्टिक अप्रोच है और उसके लिए हमने ये एक्विजिशंस किए हैं। दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना हो तो हमारा ये विश्वास है कि आप एक प्रोडक्ट पे निर्भर नहीं रह सकते। निश अगर आपकी स्ट्रेटेजी होगी तो कुछ सालों के बाद आपको सैचुरेशन हो सकता है, तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि सारे प्रोडक्ट्स अगर ऑर्गेनिकली अगर आप ग्रो करें तो उसको टाइम लगता है। तो अगर आप देखेंगे कंज्यूमर फाइनेंसिंग, ये जो एक्विजिशन हमने पिछले साल किया, ये एक अच्छी कंपनी थी और उनका ये टू व्हीलर फाइनेंसिंग में नाम अच्छा था, उनका एसेट बेस भी अच्छा था। तो ये बिज़नेस चालू हो गया, हम एक्विजिशन इंटीग्रेशन कंप्लीट किया और हम बिज़नेस में हैं। तो 3 महीने के अंदर ये बिज़नेस हमने चालू किया, हमारी 2,500 करोड़ की ये एसेट बेस हो गई उसमें। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये इसका महत्व ये है कि वी शुड बी एबल टू एड्रेस ऑल बिजनेस साइकिल्स। सर बट मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि आगे जाके द स्ट्रैटेजी विल बी क्या इन सब बिजनेसेस को कंसोलिडेट करके ग्रो करने की रहेगी, या will you still be open to some acquisitions? देखिए, acquisition for the sake of acquisitions we will never do. Acquisition we will do if it makes sense. As I told you earlier, we acquired that two-wheeler consumer financing company to kickstart the consumer financing business. Because when we started our business, initially हमने income generating asset finance करना चालू किया। उसके बाद में हमने इमोशनली इंपॉर्टेंट एसेट्स लाइक हाउसिंग फाइनेंस चालू किया, और अभी जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग का बिजनेस चालू किया वो यूज़ के लिए, कंजम्पशन के लिए चालू किया। तो ये होलिस्टिक अप्रोच के लिए किया है। अगर हमें नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना है, ऐड करना है, और उसके लिए कोई अगर अपॉर्चुनिटी आए कि इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आए और वो स्ट्रेटेजिक सेंस अगर उससे है तो हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी इतने 3 एक्विजिशन हमने किए हैं पिछले साल में, उनको कंसोलिडेट करना और बढ़ाना, इसके ऊपर ज़्यादा जोर है। अगर कोई नया प्रोडक्ट काफ़ी मायने रखता है हमारे लिए अगले कुछ सालों के लिए और उसकी एक कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिले तो हम ज़रूर देंगे। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी फिलहाल तलाश अभी तो कोई नहीं है हमारे सामने, कोई नज़र नहीं आ रही है। अगर आएगी तो हम बताएंगे ज़रूर, अभी तो कोई नहीं है। हमारे current approach or focus is on growing the existing businesses, making sure that these acquisitions which we have made, they are on sound footings, systems and processes are properly introduced, we are able to manage risk in all these businesses. That's the current focus, but you never know. Sure, we never know what's lying ahead. So on that note एक और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद से थोड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा धीमापन है तो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए मिस्टर वायम दस्तरी। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने इस इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर ग्रोथ इस समय पिछले कुछ सालों से ठहर चुका है, ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे, ड्यू टू वेरियस रीजंस विच वी ऑल आर प्रिवी टू। बट गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि किस तरह की डिमांड रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और खास करके चूंकि आप फाइनेंस बिजनेस में काम करते हैं तो किस तरह की डिमांड आप फ्यूचर देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हमारे देश में डिमांड की कोई कमी नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और अगले 10-15 साल तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड ही करते रहेंगे। लेकिन पिछले साल में जो हो गया, आपको जो स्लो डाउन नज़र आ रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं, और अगर 3 महत्वपूर्ण कारण आप देखेंगे। पहला एक कारण ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें काफ़ी कुछ बदलने की आवश्यकता है। पावर सेक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ कोल वॉज ए मेजर इशू।
government is trying to resolve that issue and giving assurances that fuel will be available, but that's a big challenge for those who have put up पावर प्लांट्स, और जिनके पावर प्लांट्स अभी ऑपरेशनल होने वाले हैं, उन्हें कोयला मिले, कितना मिले ये मालूम नहीं है अभी तक। आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए कि क्या हो एक्चुअली। दूसरी बात यह है कि पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आजकल हम देख रहे हैं ये केस पर बिडिंग जो हो रहा है उसके ऊपर कोई फाइनलाइज डिसीजन नहीं हो रहा है। अगर आप पीपीए नहीं करेंगे तो उसका फ्यूल भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये डबल वैमी ये डेवलपर्स के पास है अभी, जिन्होंने पावर प्लांट्स अभी जिनके कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान देखें, उन्हें रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और अगर हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना है, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए भी पावर चाहिए, सब क्षेत्रों के लिए पावर चाहिए। और पावर का शॉर्टेज तो आपको मालूम है, सारे क्षेत्र सारे कंट्री में पावर का शॉर्टेज है, तो इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फ्यूल, power purchase agreement, blended pricing mechanism, all these issues need to be resolved very quickly on an absolute urgent basis. That is one. The second, दूसरी बात ये है कि इस स्लो डाउन की वजह से जो डेवलपर्स है उनके बैलेंस शीट्स काफ़ी स्ट्रेच्ड है, तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट और करें इसके लिए। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होना, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स हैं वो पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तो उन्हें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं मिल रहा था, इसलिए डेवलपमेंट के लोग चले गए। तो अभी नए डेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट नहीं है और कंस्ट्रक्शन के भी नहीं है। तो इसके लिए दो चीज़ें करना ज़रूरी है। ये सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट के साथ रुके हुए हैं। थाउजेंड्स ऑफ करोर्स आर स्टक विद मेनी गवर्नमेंट एजेंसीज, दीज आर ड्यूज टू दिस पेमेंट्स, दैट हैज़ टू बी एक्सपीडाइटेड क्लियरली। सेकेंडली, wherever it is possible for the government, they should start giving EPC contracts, particularly in road sector. आप देखेंगे पिछले साल में बहुत ही कम रोड कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए हैं। और तीसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसको अगेन कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिकली देखना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ स्टेट में अलग पार्टी है, सेंटर में अलग पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों ने मिलके काम करना यहाँ चाहिए, तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो सकता है। सर, स्पीड चूँकि ज़रूरी है, और इस समय हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे अगले साल कंट्री में इलेक्शंस होने हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ये जो ओवरऑल प्रोसेसेस ऑफ क्लियरेंसेस या रिफॉर्म्स जो हैं वो कुछ एक हद तक और डिले हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5-6 महीनों में अपॉर्चुनिटी है सरकार को काफ़ी कुछ कर दिखाने की। और कुछ बिल्स पेंडिंग है, जैसे कि FDI इन इंश्योरेंस, पेंशन, सम ऑफ दीज बिल्स, लैंड एक्विजिशन एक्सेट्रा। मुझे लगता है कि कुछ आशा तो ज़रूर है कि कुछ पास होंगे, इलेक्शंस के पहले पास होंगे, ज़रूरी है। आपको मालूम है हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन इस बहुत नाजुक है, और अभी हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरी है। तो उसके लिए ये बिल्स बहुत महत्वपूर्ण है। FDI इन इंश्योरेंस, FDI इन पेंशन, इफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ व्हाट वी वांट, then it is very important for the government to expedite, and according to me all parties need to come together and look at this particular subject and see what is required for the country as a whole, and make sure that this is expedited, because this is very critical today. We need definitely foreign direct investment because rupee has depreciated. We are dependent on oil imports. They are trying to curb gold imports to some extent through increase in duties and all. However, at the same time, two fundamental things are required. We have to reduce imports in any case, but at the same time we need to get long-term money, foreign direct investment, and we also need to give boost to exports. Both exports cannot happen overnight, but some of these things, if they expedite, I think we can help. The situation can help to some extent. Sir, rupee depreciation का कितना impact आपको दिख रहा है? मेरे ख्याल में रूपी डेप्रिसिएशन ये हमारी कंट्री की ही प्रॉब्लम नहीं है. I mean, depreciation of local currency is happening in all emerging markets today. So उसी के हिसाब से रूपी का भी हो रहा है. अगर अगले
एक दो महीने लगे देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टेप्स तो सरकार ने लिए हैं, ये तो बात है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा कुछ ये टेम्पररी इम्पैक्ट है, ये जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उन्होंने रेमिटेंसेस किए हैं, इसके लिए ये हुआ है। और जो अनाउंसमेंट्स सरकार की तरफ हो रहे हैं, मुझे लगता है स्टेबिलिटी आ जाएगी। और इसमें ये बात है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा है, इम्पोर्टर्स को काफ़ी मुश्किलियत जो जिनकी बोरोइंग है फॉरेन करेंसी में, उन्हें कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में और कुछ ज़्यादा डेप्रिसिएशन होने की शंका नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। सर एक सवाल जहाँ पे मुझे आपका व्यू जानना है खास करके, बिकॉज एक जो अभी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हॉट है, आई थिंक होल कंट्री इज डिबेटिंग अपॉन इट, इज द फूड सिक्योरिटी बिल। कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना इम्पैक्ट होगा और द लार्जर स्केल एट द इन्फ्लेशन लेवल? देखिए, सरकार तो बैलेंस करना चाहिए, और ये इलेक्शन ईयर में ये तो कुछ इस तरह से अनाउंसमेंट होते ही रहेंगे। मुझे लगता है कि इसका थोड़ा फार असर इन्फ्लेशन में होगा, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो बहुत ही फोकस्ड है। उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि हम फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया है। उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि करंट अकाउंट भी हम कंट्रोल करेंगे। तो ये इन्फ्लेशन उनके भी ध्यान में है, तो उन्होंने ये सब चीज़ें देख के ही ये फूड सिक्योरिटी बिल की अनाउंसमेंट की होगी। आपको लगता है आरबीआई के रेट कट से इकोनॉमी को मदद मिलेगी थोड़ी सी? आरबीआई का काम काफ़ी मुश्किल है आज, क्योंकि एक दफ़ा इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, दूसरी बात यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट की उन्हें बहुत ही फियर है, और तीसरी ग्रोथ। तीनों को मैनेज करना एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो डिमांड इतना कम नज़र आ रहा है सारे क्षेत्र में, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे ये नहीं लगता कि रेट रिड्यूस करे तो इसके लिए इकोनॉमी पिकअप होगी इमीडिएटली, लेकिन सेंटिमेंट अच्छी तरह बदल सकता है। इसके साथ में लिक्विडिटी भी सिस्टम में होनी चाहिए। On that note, sir, thanks a lot for joining us. Thanks a lot, sir. Thank you.